अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है आपके लिए, वो ना चाहते हुए भी एक आम शहरी के साथ उसका ताल्लुक़ है। एक तो हम बात करेंगे कि जो ओवरऑल इलेक्शन का एक निज़ाम है हमारा लॉयर्स का, उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी हालिया जो इंसिडेंट हुआ उसकी क्या पहले कोई नज़ीर मिलती है? यंग लॉयर जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये एक लॉयर ही होता है जब कोई मसला हो अदालत के अंदर वो उसका सलूशन वो निकालता है, उसका कोई स्टे अप्लाई करना है अपने साइल का, अगर कोई पर्चा दर्ज हो जाए तो उसकी ज़मानत उसने करानी है। तो ये इलेक्शन ना चाहते हुए एक आम शहरी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये कितने महंगे हो चुके हैं, हमारी बार कौंसिल इसके अंदर क्या रोल अदा करने जा रही हैं, इन सारे मौज़ूआत को, सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जनाब कोर्ट्स के अंदर जो मामलात हैं उनके अंदर ताहीर क्यों है, क्यों आखिर जो है इतनी देर से फैसले आते हैं। कहा जाता है कि दादे ने केस फाइल किया और उसके समरात जो है वो पोता जाके हासिल करता है। हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेगेटिवली पॉजिटिवली, क्या कोई जो है वो लॉज इसके ऊपर बनाए गए हैं, कोई रूल्स इसके ऊपर आए हैं। इस सारे पहलुओं को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एज यूजुअल जो है वो मौजूद हैं चीमा साहब, हमारा साथ देंगे। दिलनवाज चीमा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर कानून है, कानून के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखते हैं, अपनी एक अच्छी जो है वो वकालत बनाए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और उससे साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल कनानूनी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जो इलेक्शन हो या बाहर की पॉलिटिक्स हो या हमारी जो एक्टिव प्रैक्टिस है उसके अंदर वो खासा एक किरदार अदा करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए दोनों जो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो आइए ज़फ़र कलानूरी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। ज़फ़र कलानूरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इट्स अ प्लेजर एज ऑलवेज। जी ज़फ़र कलानूरी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो लॉयर्स के हमारे इलेक्शन हैं, आम लोग के ज़हन में एक तासुर आ सकता है कि हमारा इनसे क्या लेना देना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत असर रखते हैं इसके अंदर जो है वो। अब आम लोग भी शामिल हो चुके हैं, आप देखते हैं कि वो, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं, उसकी निशानदेही कीजिएगा। देखिए जी, आपने जो एक ज़िक्र किया एक इंसिडेंट का लाहौर बार के हवाले से, मैं 150 साल में सबसे यंग सदर होने का मुझे एजाज़ हासिल है। ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक़ बतौर वकील के, मैं बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हूँ। माशरे का सबसे सुलझा हुआ, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा दानिश्वर मैं हूँ, क्योंकि मैं लगेसी हूँ सर सैयद अहमद ख़ान की, जिसने मुसलमानों को पढ़ने के ऊपर लगाया। मैं लगेसी हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जो इस एरिया के सबसे बड़े फ़िलासफ़र और सबसे लर्नेड आदमी थे। मैं लगेसी हूँ अपने हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। नॉट ओनली ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन, ही वॉज अ लॉयर अगेन। तो दुनिया की तारीख में जो बड़े लोग पैदा हुए हैं, आधे से ज़्यादा सिर्फ वकला पैदा हुए हैं। अब हमारी जो लीडरशिप थी, पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लॉयर्स थे वही हमारे लीडर होते थे, वही लॉ स्कूल्स में पढ़ाया करते थे और वही हमारी बार की नुमाइंदगी करते थे। मेरा जो लीडर है उसको मुझसे लायक होना चाहिए, या कम अज़ कम मेरे जैसा हो। जो मुझसे नालायक हो मेरा लीडर नहीं है। ये जैसे जैसे यहाँ पे सियासत का अमल दखल बढ़ता गया, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी वकला की तहरीक चली थी जिसके हम सब हिस्सा रहे हैं, हम जेल भी गए, और नौजवान वकला का मुझे कहने दीजिए कलीदी किरदार उनका था। और असल ताकत का सरचश्मा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार्स और तहसील बार्स हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल या हाई कोर्ट बार के पल्ले कुछ नहीं है। हमेशा कुर्बानी देने वाले ये वकला होते हैं। इन्होंने तकरीबन 2 साल तक पेट पे पत्थर रख के, इतनी तारीख हुई, वो तारीख थी वो चली, लेकिन उसके जो सम्राट थे वो चंद वकला को मिले और उन्होंने इसको मिस यूज़ किया। आज वकला की माली हालत इतनी बुरी है कि आज से ठीक 40 साल पहले हर बड़े शहर के अंदर जो एक अच्छा घर था, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का था, या लॉयर का था, या डॉक्टर का था, और किसी के पास तो पैसे नहीं होते थे। जैसे माशरे में पैसे की तकसीम गैर मुनसिफाना है, इसी तरह यहाँ पे भी है। चंद हाथों के अंदर करोड़ों रुपए फ़ी, वो करोड़ों रुपए फ़ी थोड़ी होती है, वो तो गारंटीड रिलीफ के पैसे हैं। और वो जो नौजवान वकला थे उनको आपने यूज़ करके उनको फेंक दिया। आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना इल्म उनके साथ शेयर नहीं किया। अब जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो लोगों को ये पता लगा कि अगर बाहर का बंदा ओहदेदार हो तो जज साहबान भी रिलीफ उसको देते हैं, या धौंस धांधली करे और जो ग्रुप बना के जाएगा। फिर बैरूनी
अनासर ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। अब हाउसिंग सोसाइटी के मालकान, अब यूनियन के जो लोग हैं, मुख्तलिफ ताजरों की यूनियन, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग गए। इलेक्शन जो है वो बड़ी दूर की कौड़ी हो गया। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन से ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई है। अब बाकायदा कैंप लगते हैं, और आप देखिए ये जो इलेक्शन ऑफिस में, इसमें एक एक दिन का 25 से 26 लाख रुपए का खर्चा है। एक एक जो फंक्शन है, जितने वलीमे पे पैसे खर्च होते हैं उतने खर्च करते हैं। जब आप करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके अंदर आपका मतम नज़र क्या होगा कि आपने लोगों की नाजायज़ जमानत करानी है, आपका केस पहले सुना जाएगा, और जज साहबान भी जब उन्हीं को फौकियत देंगे, जज साहबान जो है मोस्टली वो बैठे रहते हैं चैम्बर्स के अंदर, वो बाहर नहीं आते, और वो इन लोगों को रिलीफ देते हैं, और चेहरे देख के इंसाफ होता है। इसके अंदर जुडिशरी भी जो शामिल है, और मेरी जो लीडरशिप है वो कहते हैं शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। तो ये जो लीडरशिप थी, इसके अंदर जो कैतुर रिजाल होता चला गया। फिर लॉ स्कूल्स के मालकान जो है अक्सर किसी वकील का हिस्सा है, किसी रिटायर्ड जज का हिस्सा है। हमने रिफॉर्म होने नहीं दी। जो इनटेक है वो हमारी बहुत बुरी है। एंट्रेंस टू दी बार जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बेहतर तरीके से लाना चाहिए, और इलेक्शन की रिफॉर्म की जाए। क्यों ना की जाए? ये क्यों साल भर इलेक्शन होते रहते हैं? क्यों ये बड़े बड़े फंक्शन हो? क्यों इस तरह के बड़े बड़े जलसे हों? अब मानना पड़ेगा कि वकला की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब इलेक्शंस इस तरह से नहीं हो पाएंगे। आपको बायोमेट्रिक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। आपने पूछा कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है। माजी में भी ऐसा कई दफ़ा हुआ है। वकला के इलेक्शन वाहिद हैं जिसमें हम हर साल अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्शन आगे चलते रहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, यहाँ पे जहांगीर अख्तर जोजा साहब के जो बरखुरदार हैं, अरशद जोजा साहब लाहौर बार के सदर रहे हैं, वो 1 वोट से जीत रहे थे। उन्होंने साल फोरगो किया, अगले साल वो थम्पिंग मेजोरिटी से जीते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा जाफरी साहब, उनका वोट बराबर हो गए थे सुहेल डार साहब से, उन्होंने हार पहनाए, अगले साल वो थम्पिंग मेजोरिटी से जीते। तो ये दुश्मनियां नहीं होती, क्योंकि स्टेक्स बहुत ऊंची हैं, बैरूनी अनासर बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। और ये खराबी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि देखें हाई कोर्ट के अंदर अभी जो वाक़या हुआ है, एक छोटा सा मामला है, और बड़ों का ये काम होता है कि मिल मिला के उसको रिजॉल्व करें। माजी में भी होते जाते रहे, लेकिन अब लोग अपनी अपनी जगह पे ऊंचा नाक रख के बैठे हैं, और बार और बेंच भी तो जाहिर है एक गाड़ी के 2 पहिए कहे जाते हैं। कभी गलती मुझ में होगी, कभी गलती आप में होगी, तो लोगों के लिए मजाक थोड़ी बनना है। हाई कोर्ट के सामने कैंप लगा है, जज साहबान जो है वो पिछले दरवाजे से अपने काम के लिए जा रहे हैं, और यूं लगता है कि जजेस की भी एक पूरी की पूरी पार्टी है और वकला की भी पार्टी है। तो वो कहते हैं जो बड़े लोग हैं उनको जो किरदार अदा करना चाहिए वो करते नहीं। वो मैंने सूफी तबस्सुम साहब का एक नज़म पढ़ी थी कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये ओवरऑल सिस्टम के लिए है नहीं। पैंग्स ऑफ द सिस्टम जो सफर कर रहा है वो तो लिटिगेंट है, उसके लिए इंसाफ है ही नहीं, वो तो रो रहा है, वो पे मास्टर है, मेरा भी जज साहबान का भी। तो हम एक मजाक के अंदर लगे हुए हैं। उसके लिए जब एडजर्नमेंट होती है उसका केस नहीं सुना जाता, दादा मुकदमा दायर करे, शायद कभी पोते को इंसाफ मिल जाए। तो ताखीर में से मिला हुआ इंसाफ भी कोई इंसाफ होता है। हम रिफॉर्म की तरफ काम ही नहीं करते। अगर हम करते हैं उसको अंडू किया जाता है, और वो बेनिफिशियरी ऑफ स्टेटस को उसको आगे जाने नहीं देते। लेकिन होते होते ये बात यहाँ पे पहुँच गई है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में आपको यकीन से कहता हूं कि इट इज ऑन इट्स वे आउट। इस तरह का जुडिशियल सिस्टम जो डिलीवर नहीं करता, अगर हमने रिफॉर्म नहीं की तो हम भी फारिग हो जाएंगे। हम सब के सब तमाशा देख रहे हैं, और बड़े लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, मैं कहता हूं बड़े जजेस हों, बड़े पॉलिटिशियंस हों, बड़ों को बड़ों वाला किरदार अदा करना चाहिए, बजाय इसके के लिए एक जग अंसाई हो रही है। अब मुल्क में महंगाई देखें कहां पे चली गई है, लोगों को जान के लाले पड़े हैं। आप सियासत में पड़े हुए, आपको मानना पड़ेगा कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिलीवर कर सकी है। 75 साल में जो कुछ हुआ, ब्यूरोक्रेसी उसने डिलीवर नहीं किया। हमें एक बड़ी रिफॉर्म करने की जरूरत है, और साथ जोड़ के बैठने की जरूरत है। और बार के अंदर जो कुछ हो रहा है और जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है, ये भी उसी का शासन है, इसको अलूफ करके नहीं देखा जा सकता। जी, मैं कलानुर साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। कुछ आपने बातें की हैं, उसके ऊपर मेरे सवालात भी आपसे हैं जो बिल्कुल रेलिवेंट होंगे। लेकिन मैं अभी जो है वो आता हूँ दिलनवाज चीमा साहब की तरफ। दिलनवाज चीमा साहब, इतना महंगा इलेक्शन, अब तो मैं तो एक मतवसत तबके से, एक हम्बल मेरा बैकग्राउंड है, अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या आप लड़ना चाहते हैं तो ये तो एक बड़ा, मैं 25 लाख रुपए का कैंप कहाँ से लगाऊंगा एक दिन का? तो आप मुझे बताएं कि यंग वकला जो है उसके लिए हम क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? क्या वो इस तरह से डेवलपर्स के साथ जाके, रियल स्टेट के टाइकून, उनसे रब्ता करें? आपने अपना इलेक्शन उठा के जो है वो बाहर के लोगों को दे दिए। क्या लॉ क्या है? बार कौंसल्स कहाँ हैं आपकी? जी भट्ट साहब, सिर्फ यही नहीं जितना आप फरमा चुके हैं, इसके आगे भी है। जितना इन्वेस्टमेंट के अलावा जितना वक्त दरकार है
इतना वक्त प्रोफेशनल लॉयर जिसकी फिक्सेशंस हैं जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बिजी है डे टू डे, उसके लिए इतना वक्त जी। निकालना, इतनी तहसीलों में जाना, इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल जी। है। और इस वजह से आप देखते जाएंगे कि डिफरेंस जी, क्रिएट मैं दिल नवाज चीमा साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। टेक्निकल बुनियाद के ऊपर थोड़ा मसला है, मैं वापस आपसे बात करता हूँ। मैं कला नूरी साहब की तरफ आऊँगा। कला नूरी साहब, बहुत महंगा हो गया इलेक्शन, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मेरी तरह के दूसरे यंग वकला लड़ना चाहते हैं तो हम तो एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, अब क्या कहाँ से अगर हो भी तो ये क्या एक मामला है? क्या कोई कानून मौजूद नहीं है? लॉ क्या कहता है इसके बारे में? कानून क्या कहता है? देखिए जी, बार काउंसिल के रूल्स बड़े क्लियर हैं। अगर आप ये पाबंद लोगों को कर दें कि सारा साल जो है इलेक्शन कैंपेन जो नहीं होगी इसको महदूद कीजिए एक 15 दिन पे, उसके बाद ये बड़े बड़े जलसे जो हैं ये नहीं होंगे। इस तरह से जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, दावतें होती हैं। और फिर मैं थोड़ा सा लोगों को ये कहूँगा कि यंग लॉयर है वो आके वकालत के अंदर टाइम लगाने की कोशिश नहीं करता। कहते हैं वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। उसको कोई एक लॉयर हायर कर लेता है, वो कहते हैं जी तुम मेरे से ना 10,000 रुपये महीना ले लो, तुम जाके ना सिर्फ कैंपेन करो, बजाय इसके वो पहले इल्म सीखे। तो उसकी तरफ उसकी भी तवज्जो नहीं बड़ी ज्यादा है, अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है उसके अंदर। जो एक जीतता है इलेक्शन, उसके सारे केसेस हल हो जाते हैं, तो यंग वकील बेचारा कहाँ जाए? वो तो देखता ही है कि यार ये जो जीत गया इलेक्शन, इसकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, ये कोर्ट्स में जाता है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसके लिए अट्रैक्शन बड़ी पैदा हो गई है। तो मैं सिर्फ सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि बार कौंसिल जो है वो इस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? लॉ तो आपने कहा मौजूद है, तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, 5 बरस के लिए बार काउंसिल आती है, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी इलेक्ट करती है। पहले तो पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए, बारहा हमने डिमांड की है। उसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल की 5 साल के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो बार काउंसिल के मेंबर से वो वोट लेते हैं, वो खुद 12-12, 14-14 करोड़ रुपया लगा के आते हैं, तो उनका एक इलेक्शन डायरेक्ट कर दीजिए। पहली तो ये बात है। दूसरा मसला ये है कि बार काउंसिल ने खुद मिसाल बनना है। पंजाब बार काउंसिल से ही ये सिलसिला हालिया इलेक्शन से शुरू हुआ था। ये इलेक्शन ऑफिस बने, वहाँ पे मछली चल रही है, वहाँ पे दिन रात हलाल हो रही है। मैं हाई कोर्ट बार की आपको एक मिसाल देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने अब ये किया कि बायोमेट्रिक से इलेक्शन करवाया, फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है। आप अगर डिविजनल लेवल पे भी यही काम कर दें और ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा और ये दावतों का खर्चा ये ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद इलेक्शन बोर्ड खुद एक प्रोजेक्शन मीटिंग करवाए जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं अपना प्रोग्राम पेश करें, तो मैं कहता हूँ इससे काफ़ी सारी बेहतरी होगी। और फिर एक जुडिशरी का भी रोल है, उनको चाहिए कि वो आम वकील का भी मेरिट के ऊपर केस सुने, ना कि जो लोग ज़्यादा लोगों को लेके आते हैं या बार के अहदेदार हैं उनको रिलीफ दें। उनका भी एक कलीदी इसके अंदर किरदार है कि उनको मेरिट के ऊपर जो है ना उसकी अगर प्रमोशन हो। और फिर मैं आपको बताऊँ क्या तो रजाल है, अच्छा आदमी अभी भी है, लोग इलेक्ट करते हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट बार में आबिद ज़ुबैरी साहब को इलेक्ट किया। नॉट ओनली कि वो एक बड़े प्रेजेंटेबल आदमी है, उनसे 100 से ज़्यादा उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। अब वो सारा साल अगर बार का अहदेदार लोगों को सुपरसीड ना करे, उन केसेस के अंदर जो है वो जाके इंटरफेयर ना करे, तो वो मिसाल बन जाता है। अभी पिछले साल का लाहौर बार का जो प्रेसिडेंट है, उसने भी मैं समझता हूँ राव समी ने एक अच्छा किरदार अदा करी कि वो साफ सुथरा आदमी है और वो बिल्कुल एक मुतवसत तबके का आदमी, वो भी जीता है। तो लोगों को दिल नहीं छोड़ना चाहिए। आपके जैसे लोग भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज बरादरीज़म से ऊपर होके मैं समझता हूँ मेरी जो बरादरी है ना वो वकला बरादरी है, और मेरी पार्टी काला कोट है। आप इस बुनियाद के ऊपर वोट क्यों देते हैं कि फलां बंदा फलां बरादरी का जी, वो जट है, वो जी अराई है, जी वो कश्मीरी है। हम इतना पढ़ लिख के भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात की निगेशन कर रहे हैं कि किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फोकियत नहीं है। तो वो कहते हैं जी अमलां दे होंगे नबेड़े ते जात किसे पूछनी नहीं। हम आज भी टाइट कॉर्नर में, जरा इससे हट के हम सोचें तो फिर यकीनन मिसाल बन सकती है। और पाबंदी होनी चाहिए कि जो बंदा ओहदेदार है ना एक जगह पे, वो कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है वो कि सारा साल वो किसी को सुपरसीड नहीं करेगा, और जज साहबान को भी उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो सुपरसीड करें। अब ये जो बार काउंसिल के लोग हैं ये तो इतनी गलत रोल अदा करते हैं कि लोगों के जीते हुए इलेक्शन हरवा देते हैं। अभी तो आपने देखा ये फायरिंग वगैरह ये कई सालों से ये शुरू हो गई है, और ये अब सिर्फ लाहौर में नहीं हुई। आप लोगों को खौफ आने लग गया है इस बात से कि आप सेलिब्रेट
खुशी को। ये कभी देहातों के अंदर ये कल्चर था, वो वाला कल्चर अब हमारे यहाँ पे आ गया है कि हम वो फायरिंग करके लोगों को तो जान के लाले पड़ जाते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल आपका व्यू चाहूँगा। मैं वापस आता हूँ दिलनवाज चीमा साहब की तरफ। दिलनवाज चीमा साहब, कानून क्या नहीं है? आप लोगों को कहते हैं कि कानून की बात करें, कानून की बालादस्ती की बात करें इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से। क्या आप बताएं कि इसके अंदर क्या कानून की अदम मौजूदगी है या एग्जीक्यूशन का मसला है या कोई इसके अंदर दूसरी वजह है, जैसे मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि बरादरीज़म और एक दूसरे का लिहाज कानून के अंदर? चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ भट्ट साहब। ये हमारा पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स हैं 1976 के, ये गवर्न करते हैं। इसमें 175 एज है जो रेलेवेंट प्रोविजन है। सिर्फ चंद दिलचस्प चीज़ें कि पाबंदी किस किस चीज़ पे, इलेक्शनों पे। कोई सपोर्टर जो है उसको इजाज़त नहीं है कि वो वोट मांगे किसके ज़रिए, एडवर्टिजमेंट्स, बैनर्स, प्लेकार्ड्स, स्टिकर्स और पोस्टर्स। आगे, नो मील, लंच, डिनर बाय अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट और ए सपोर्टर विल बी गिवन। ठीक हो गया। और इसका प्री रेक्विजिट होगा कि हर बंदा जो अपना इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है प्योरली प्रोफेशनल बैकग्राउंड का हो, उसकी चंद जजमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ये चंद चीज़ें ही अपने सामने रख लें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, और आप देखें कि कौन सा इलेक्शन जो है हमारा इस बेसिस पे होता है। इसकी रूह भी समझनी है, सिर्फ इसके वर्ड्स को नहीं समझना, इसकी रूह देखें। ये एक प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी के इलेक्शंस हैं, इसको एक प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये कोई जनरल इलेक्शन या कोई जो वो जिरगे का इलेक्शन तो है नहीं कि कोई कब्जा कर ले किसी के ऊपर। ये तो एक प्रोफेशनल है, एक अच्छी जो एनवायरनमेंट में इलेक्शन होना चाहिए। एक बंदा सदर हो गया, दूसरा बंदा नहीं हुआ, अपने जो प्रोफेशन की जो इश्यूज़ हैं लॉयर्स के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके मामलात हल करने के लिए, इसके लिए ये फोरम्स बनाए गए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें और ये ओहदे जो हैं ये बहुत तब्दील हो चुके हैं, मेटामॉर्फोसाइज हो गए हैं। इनके पर्पसेस, इनकी पावर्स, इनकी इन्फ्लुएंस, बहुत फ़र्क हो गया इस चीज़ में। और इस वजह से मैं जो पहले भट्ट साहब बात कर रहा था, आप देखते जाएंगे बदकिस्मती से कि प्योरली प्रोफेशनल लॉयर जो रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, वो तो दूर से दूर होता जा रहा है इलेक्शन से। आपने भी जिक्र किया, मियां खलील नूरी साहब भी बात कर रहे थे, इसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? मसला मेरे घर का है, मैं कोर्ट्स की तरफ देखूं, मैं रियल एस्टेट इलेक्शन बोर्ड उसमें मौजूद है, मैं किसकी तरफ देखूं जाके? क्या बॉडीज नहीं है हमारी, वो इस मामले में क्या किरदार अदा करेंगे? देखो, इलेक्शन बोर्ड तो मौजूद हैं, इलेक्शन बोर्ड ने रेगुलेट करना होता है इलेक्शन को, दैट इज प्रोवाइडेड इन द रूल्स। और मजीद फिर जो है पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, तो बॉडीज तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद देखिए, सेल्फ चेक है ना, खुद अपने ऊपर चेक करना है, लॉयर्स ने अपने आप को ही गवर्न करना है। सो ये इसके लिए एक बड़ा हौसला और बड़ी दिलेरी चाहिए, सीनियर्स के ऊपर बड़ी इसकी जिम्मेदारी है। दिलनवाज चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मियाँ साहब, आप फरमाइएगा कि ये कोई एक वायलेशन नहीं है, फायरिंग की बात हो गई, 25-25 लाख रुपए के रोज़ के बिल हैं कैंप्स के, उसके अलावा ये कैंपेन इतनी महंगी हो गई, बाहर के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, कोई एक वजह नहीं है, कोई एक क्या कैसे उसे कहते हैं वायलेशन नहीं है। मैं किसकी तरफ देखूं? मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैं आम एक शहरी हूँ, मेरा अदालतों के अंदर आप रास्ते भी ब्लॉक कर लेते हैं, और स्ट्राइक्स भी कर लेते हैं, तो मैं तो एक दूर से आता हूँ। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लोग जो है बाहर से भी आते हैं, इवन लाहौर के अंदर कम्यूट करना हो तो वो मुश्किल एक काम है, बंदे को अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है, अब जो काम करता है उसको छोड़ना पड़ता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं इसकी एक वजह यह भी देखता हूँ कि यहाँ पे दो मारूफ ग्रुप हैं ट्रेडिशनली, एक प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप, दूसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो लीडरशिप है वो इतने पुअर लेवल के लोगों के पास चली गई है कि वो लोगों को टिकट ही उसको देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास इतने करोड़ रुपए हैं, तुम इतने खर्च कर लोगे, और फिर वो इस बुनियाद पे भी टिकट देते हैं कि इसने मुझे बार काउंसिल का क्योंकि वोट दिया था, मैंने इसको ओबलाइज करना है। तो फिर उसके बाद कहते हैं किसने हमारी खिदमत ज़्यादा की, वरना वो पीछे लाइन में लगा देते हैं। मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब बार में इट इज़ हाई टाइम कि इन दो ग्रुप से बाहर निकल के कोई मेरिट के ऊपर लोग खड़े होकर इस बुनियाद के ऊपर भी वोट दें कि क्यों आप चंद हाथों के अंदर अपनी सारी की सारी जो है वो फैसला की कुव्वत दे रहे हैं। तो ये वाले अगर चीज़ें डिस्करेज की जाए, फिर ये जो ग्रुप्स बहुत सारे और बन रहे हैं, मेरे बार काउंसिल के रूल्स का जिनका चीमा साहब ने जिक्र किया है उसके अंदर ये अलाउड ही नहीं है कि आप पैरेलल बॉडीज़ बना रहे हैं। ये सारी पैरेलल बॉडीज़ हैं, यंग लॉयर्स फोरम जी, फलानी पार्टी का फोरम जी, फलाना इस इलाके का ये ग्रुप है जी, फलाना ग्रुप है। ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे लोगों को बाकायदा जो है वो अनाउंस करके तो सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि हमने आपको अनाउंस किया। तो ये
ये जो पैरेलल बार्स है इनको डिस्करेज करने से ये इसमें भी कानून की खिलाफ वर्जी है, ये जबरदस्त कानून की खिलाफ वर्जी है, ये कहीं पे अलाउड ही नहीं है। ये बार काउंसिल के रूल्स में ये बात लिखी है, वो इस तरह की पैरेलल एसोसिएशंस कैसे बना सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? इम्प्लीमेंटेशन ये इतनी वायलेशन है हर जगह पे, किसी पहलू को आप छेड़ लें तो ये कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? जी इम्प्लीमेंट इस तरह करवाएंगे कि इन सारी कवानीन को हमें चैलेंज करना चाहिए। इवन अगर कोर्ट्स ऑफ लॉ के पास जाना पड़ता है तो जाना पड़े, क्योंकि हम अपने मामलात में बिल्कुल अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं है। मैं बार काउंसिल के अंदर खुद भी रहा हूँ, मैंने आपको बताऊँ, मैंने टॉप किया था यहाँ पे। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो सबसे बुरी जगह का मैंने इलेक्शन लड़ा वो बार काउंसिल का इलेक्शन है, क्योंकि वो तो इलाकाई बुनियाद पे सराइकी बेल्ट है जी, पोठवारी बेल्ट है, इकट्ठे हो गए, या बरादरियों की बुनियाद पे इकट्ठे हैं, और जिस बंदे पे सबसे ज्यादा इल्जाम होते हैं मिसकंडक्ट का, चेयरमैन वही बन जाता है। अगर वकील जो है वो गारंटीड रिलीफ लेने के कोई पैसे ले ले तो वो उनका मैक्सिमम फैसला ये होता है कि इतने दिनों में तुम वापस कर दो, और उसके बाद अगर उनका सपोर्टर जो है वो इलेक्शन जीता हुआ है और दूसरा हारा हुआ है, उसकी पिटीशन जो वो सुनी नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मिसकंडक्ट की बॉडीज हैं इसके अंदर वकला को वकला की जजमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे जजेस जज लगा रहे हैं, कोई अच्छा आइडिया नहीं है, उन्होंने भी महदूद कर दिया। उसके अंदर बाकी जो तबकात हैं, पार्लियामेंट का रोल मिनिमम हो गया, बार का रोल मिनिमम हो गया। इसी तरह हमने अपने मामलात में जब अपने फैसले भी खुद ही करते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है। तो इसके अंदर कानून के अंदर भी मेजर चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये आप मैनिफेस्टो में अपने ये चीज़ें लाएं और उसको परसू करें कि हाँ हम वकला के लिए ये मफाद के काम करेंगे। किसने वकला के लिए कभी सोचा है कि इन दी लॉन्ग रन मेरे वकील का क्या हाल होगा? आज वकील डेली वेजेस पे काम करता है, अगर उसकी डेथ हो जाए उसकी फैमिली का क्या है? कभी आपने ग्रुप इंश्योरेंस उस लेवल की है? लोगों के बड़े बुरे हालात हैं। मैं समझता हूँ पिछले दिनों के अच्छा काम हुआ है कि ये जो हेल्थ कार्ड है वो वकला को भी मिल गया, तो चले उनको भी 10 लाख रुपए की कवरेज मिली। हमने अपने दायरे का क्या किया? क्या बाकी जगहों पे ये नहीं होता कि कोई पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं, कोई गरीब लोग हैं और अगर उनके कोई हादसा हो गया उनकी फैमिलीज को भी लुक आफ्टर करना है, उनको भी लुक आफ्टर करना है। जैसे हाई कोर्ट के अंदर देखिए एक डिस्पेंसरी बनी हुई है ना, वहाँ पे मुझे भी इलाज मुफ्त होता है, मेरे मुंशी का भी होता है, तो ये एक अच्छा काम है। इस तरह के फलाई काम करना चाहिए। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, हमें ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि नॉलेज इम्पार्ट करें, लोगों को ट्रेन करें। फिर हम रूल्स में ये पाबंदी लगाएं कि सीनियर के साथ एक जूनियर लॉयर जो है वो जरूर एंगेज होगा, ताकि अगर सीनियर मौजूद ना हो तो जूनियर जो है वो आर्गू करे, इससे उसको प्रोजेक्शन भी मिलेगी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी शेयर होगी। अब सीनियर जो है अगर वो एक फी ले रहा है, फर्ज करेंगे उसने 1.5 लाख रुपए लिए, तो अपने एसोसिएट को, यंग बंदे को 10,000 देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एक गैप आ गया, यहाँ पे मैं समझता हूँ लॉ फर्म्स का कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जब इंडक्शन होती है तो वो 150 साल 200 साल पुरानी लॉ फर्म्स हैं, लोग एज ए जूनियर ज्वाइन करते हैं, फिर जूनियर पार्टनर होते हैं, कभी पार्टनर भी बनते हैं। ये जो इंडिविजुअल लॉयर्स के अंदर सब कुछ है, इसने सारा सत्यानाश कर दिया। और अब फिर मंजूर नजर लोग भी होते हैं जिनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसे मुआशरे का ये शाखसाना है ना कि जनरल का बेटा जनरल है, जज का बेटा जज है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन है, और इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट है, यही वाला मामला यहाँ पे भी हो गया है। यहाँ पे ब्रिलियंट लोगों को चांसेस नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो निपोटिज्म की बात की है, इसको मैं मजीद आपसे एलैबोरेशन चाहूँगा। नाज़रीन, हमारे मौजूद है ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार रहे हैं अभी साहब का। इनसे पूछते हैं कि ये जो लॉयर्स के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, इनके इलेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा महंगे इलेक्शन हो गए हैं, कैंपेन्स की जो उसके अंदर जो वायलेशन की जाती हैं बार रूल्स की, फिर फाइटिंग का मामला है, सारी चीज़ को लेके उनसे बात करते हैं। ख्वाजा मोहसिन साहब, बताइएगा कि आपका क्या नुक्ता नज़र है ये मामले के अंदर? इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं, एक आम बंदा जो है वो, आम एक लॉयर जो है, एक जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वो तो बेचारा देखते रह जाएगा। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं निज़ाम को? थैंक यू वेरी मच असद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि जो लॉयर्स के इलेक्शन है वो दिन महंगे होते जा रहे हैं जी। मगर अल्टीमेटली इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो किस तरह आएंगी, वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का इसमें कसूर नहीं है, इसमें होल कम्युनिटी, हम सबको इसमें रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। अब आप देखें ना कि एक इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक मुकर्रर करता है, उसमें अगर एक कैंडिडेट जो अफोर्ड कर सकता है, पैसे कर सकता है, वो फाइन जमा करा के वायलेशन करता है। मगर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि इख्तियार होता है कि वो उनको डिसक्वालीफाई कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के जी। तो एक तो उनको उस पर अमल करना चाहिए जी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ये वाइज इलेक्शन है वकला का, जो हर साल अपनी मुकर्रर तारीख पे होता है, इसको मार्शल लॉ के दौर में भी अपनी
तारीख पे होते रहे हैं, इवन रमजानुल मुबारक के महीने में भी ये अपने टाइम पे होते रहे हैं। तो इसमें हमें ये चाहिए कि हमें परमानेंट एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करना चाहिए जी हमें। इसके लिए ये इसमें रिफॉर्म्स ये लानी चाहिए कि पूरा साल के लिए इलेक्शन कमीशन हो, जो कैंडिडेट जो भी नया कैंडिडेट आए उसको ये डर हो कि इलेक्शन कमीशन मौजूद है। ये नहीं है कि 10 महीने वो पैसा लगाता रहे, कैंपेन करता रहे, वायलेशन करता रहे और आखिरी महीने जिस वक्त इलेक्शन स्टार्ट हो और वो इलेक्शन कमीशन आ जाए। मैं समझता हूँ इसमें पंजाब बार काउंसिल को रोल अदा करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए और परमानेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करना चाहिए। जी बिल्कुल दूसरा ख्वाहिश आपने सवाल किया जी 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 फायरिंग फरमाइए। के मुतालिक, जी तो मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ। मैं किसी ऐसे शख्स की हिमायत बिल्कुल नहीं करता, गो कि मैं खुद पॉलिटिकल आदमी हूँ, इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ हमें सियासी फायदा और नुकसान भूल के आगे निकलना चाहिए और इसका अल्टीमेटली हर शख्स को फायदा होगा। हमें कंडेम करना चाहिए फायरिंग के वाक़यात को, सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए, हमें सीसीटीवी फुटेज से देख के जितने प्राइवेट और जितने लॉयर्स हैं जी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा अगर हमने 1-2 साल तक कार्रवाई नहीं की या इसी साल कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हमें लाइसेंस सस्पेंड तो बड़ी छोटी बात है, बिल्कुल इन पे FIR दे के इनको बिल्कुल परमानेंट बैन करना चाहिए ऐसे लोगों। नहीं ख्वाहिश साहब, एक चीज़ जो है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बाहर में भी रहे हैं, आपका बड़ा अच्छा टेन्योर एक रहा, आपने कुछ काविश भी की, वो मामला वहाँ पे रुक गया। अब यंग लॉयर्स की ट्रेनिंग कहाँ पे करते हैं? आपने तो उनको एक ऐसी पिक्चर दिखा दिया जिसे वो आइडियलाइज करते हुए वो कहते हैं कि वो आएंगे, अगले दिन वो जज से झगड़ेंगे, अपना रिलीफ लेंगे। बात तो होती नहीं है कानून की, कोई पढ़ी लिखी बात। जफ़र कलानूरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनको जब हम ऑब्जर्व करते थे, दिलनवाज चीमा साहब बैठे हैं, वो कंपैरेटिवली यंग हैं, लेकिन हम देखते थे कि वो फाइलें पकड़े हुए हैं, उन्होंने किताबें उठाई हुई हैं। अब तो वो कल्चर खत्म हो गया, बात तो किसी दूसरी तरफ चली गई। उस बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए? देखिए, ये बात आपने की, कलानूरी साहब तो एक टीचर हैं और उनका बड़ा मकाम है बाहर में। उन्होंने हमेशा वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए और एजुकेशनल मैटर्स में हमेशा उन्होंने यंगस्टर्स को हेल्प आउट किया है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इवन जब मेरा टेन्योर में मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट बाहर था, इन्होंने हर वक्त मुझे जिसे कहते हैं इन मामला पे हेल्प आउट किया। और इवन बाहर के जितने हमने इजलास रखे इन्होंने जिसे कहते हैं फुली पार्टिसिपेट किया और अपनी राय से तमाम बार मेंबरान को अपने जितने इश्यूज पे उन पे गाइड भी किया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी बात ठीक है, हम किताब से दूर हो गए हैं, कल्चर आ गया कि हम 10 लोग जाएंगे और हम जाके वो रिलीफ ले आएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर नीचे बहुत ज्यादा हो गया जी जी। हाई कोर्ट बार अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में ये कल्चर आज भी नहीं है। हाई कोर्ट में आप 10 वकील जाके रिलीफ नहीं दे सकते जी। हमें इस जो हाई कोर्ट में ट्रेनिंग होती है ना, इसको अल्टीमेटली पॉलिटिकल लोग ही नीचे लेके आएंगे। और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें ट्रेनिंग, मैं तो अपने टेन्योर में हाई कोर्ट बार में मैंने फंक्शंस भी कराए। जी जी, मुझे याद है। लाहौर में भी पंजाब बार में भी मलिक अहमद कीम साहब ट्रेनिंग देते हैं, मगर ये ट्रेनिंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा पहले घर से मिलनी चाहिए, उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन से मिलनी चाहिए जहाँ से यंगस्टर्स लॉ कर रहे हैं, और उसके बाद बाहर में इनका प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके तहत आप लाइसेंस ही ना दें जब तक कोई बच्चा 6 महीने या साल तक बाहर के प्लेटफॉर्म से वो जो कहते हैं ट्रेनिंग कोर्स ना ले सके। जी ख्वाहिश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारे पहलुओं पे जो है वो रोशनी डाली। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे जो है वो मुशावरत करते रहेंगे और बार कौल है उसके बारे में बात करते रहेंगे। अब मैं अपने मौजू के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ूंगा कि जनाब एक आम जो शहरी है या आम जो लिटिगेंट है उसका ये शिकवा है कि जनाब मैं तो केस फाइल करके फंस गया हूँ, अब मुझे किसी तरह वो कंप्रोमाइज़ की राह दिखाई जाए। मैं ना तो लॉयर्स की इतनी अटेंडेंस दे सकता हूँ, ना कोर्ट के अंदर आए दिन स्ट्राइक जो है वो या किसी दूसरी वजह से जो है वो मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इतनी एक्सपेंसिव लिटिगेशन हो गई है। और फिर उसके अलावा जो ताहीर जो है वो मुझे खाई जा रही है, मैं नहीं लड़ना चाहता अपना केस। ये आम तासुर एक पाया जाता है। दिलनवाज चीमा साहब, किस तरफ जा रहे हैं हम?
ये तो असल तो भट्ट साहब और मतलब कॉलोनौरी साहब बैठे हैं, ही इज़ द अथॉरिटी ऑन दिस टॉपिक, लेकिन अपनी हिसाब से मैं बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये तो एक एसेंशियल इशू है जिसके मुतल्लिक मेरी ये राय रही है, और जितनी देर मेरी प्रैक्टिस में अब हो गई है, मैंने हर महफिल में जिधर भी मैं रहा हूँ मैंने यही बात की है कि हमें सबको इस प्रोफेशन में सुबह शाम ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो डिले हो रहा है लिटिगेशन में, इसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे रोकना है। बात समझ नहीं आ रही दोस्तों को, ये इस तरह चलता रहा तो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और लॉयर्स के पास कुछ नहीं रहेगा। मैं अपने आप को भी तो इक्वली एक जिम्मेदार समझूं ना, मैं उस पर अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे फेवर करती है मैं तारीख मांगता हूँ। बट साहब मैं अर्ज करता हूँ, ये इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। मैं इसलिए तो अपने लॉयर ब्रदर्स को कहता हूँ, बाद में किसी और को हम कहेंगे, अपने आप को मैं पहले देखना है। हम तारीखें किस तरह मांगते हैं वो हम सबको पता है। नहीं तो दिलनवाज चीमत साहब, मुझे लॉ जो है वो कैदोबंद में लेके आए ना, मैं वही जानना चाह रहा हूं। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ मुझे, मैं चाहता, मैं तो देखिए मुझे आप पाबंद करें, मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ी वायलेशन करने वाला हूँ, लेकिन लॉ कहाँ पे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। मैं मियां कलनवाज साहब से बात पूछ लें, क्योंकि वो अथॉरिटी में उसने बहुत काम, इन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, इनसे पूछते हैं कि क्या ये सोच रहे हैं इस बारे में। बट साहब 1908 के अंदर ज़ाब्ता दीवानी बना था, इसके ऊपर एक मेजर वर्क हमने किया। मैं उस रूल्स कमेटी का भी मेंबर हूँ, जो हाई कोर्ट के अंदर लगातार 2 रूल्स कमेटियाँ बनी थी, और जो सब्सटेंटिव पार्ट है उसका भी ऑथर मैं हूँ। ये जो नई सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर जो केस मैनेजमेंट का सिस्टम है, जहाँ पे हमने हर जगह पे मे को शेल में रख दिया, टाइमलाइन लगा दी है, हर काम करने का एक वक्त है। आपको एडमिशन डिनाइल्स इनिशियल स्टेज के ऊपर करनी है, आपको प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनिशियल स्टेज पे करनी है, कंटिन्यूस ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, आपके पास स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स की बात है, जजमेंट के लिए दिन मुकर्रर हैं, 14 दिन में जजमेंट आपके हाथ में आएगी। ये सारा कुछ हमने किया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा अनडू करने के लिए स्टेटस को की कुव्वतें इसको अनडू कर देती हैं। 6 महीने से ज़्यादा मुकदमा नहीं चलता अगर इसे आप करें। अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 27 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लॉ बना दिया मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में, मैंने 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 36 सेंटर बनाए हैं। 40 साल पुराना मुकदमा जो है हमने रिजॉल्व किया है आधे घंटे में, घंटे में। अब आप देखें कि वो सेंटर्स वहीं के वहीं रिडंडेंट कर दिए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के हेल्प से सेशंस कोर्ट के साथ एक सेंटर बना हुआ है। अब एडीआर एक्ट भी है, मैंडेटरी बैकिंग है। अमेरिका में 95% केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल होते हैं थ्रू मीडिएशन, थ्रू आर्बिट्रेशन। हम उसकी हेल्प ही नहीं ले रहे, हम अब भी अदालत में जाना चाह रहे हैं। अब दोनों में से एक पार्टी का मफाद तो लंबा करने में, आपने दुरुस्त फरमाया, टाइमलाइन है और उसे ऑब्जर्व किए बगैर बात नहीं बनती। लेकिन इंप्लीमेंट किसने करवाना है? इंप्लीमेंट जुडिशरी ने करवाना है। ट्रेनिंग्स भी बड़ी जरूरी हैं। हमने जजेस की ट्रेनिंग की, हमने वकला की ट्रेनिंग की। एक बड़ी गलती पता क्या की? मैंने ये कहा कि आप इसको पहले बाय वे ऑफ पायलट्स लाइए। पंजाब के 3 कल्चर है, आप सराइकी कल्चर है, पटवारी कल्चर और सेंट्रल पंजाब। आप उधर से झेलम ले लें, मुजफ्फरगढ़ ले लें और कसूर ले लें। हमने जजेस की ट्रेनिंग की थी, वकला की करने जा रहे थे। आपने अक्रॉस द बोर्ड सब जगह पे लगा दिया, ट्रेनिंग की नहीं। लोगों को मुश्किल पड़ता है, वो करना नहीं चाहते, उनको डिले करने में फ़ायदा, और जज साहबान भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं करना चाहते। बार का भी ये मफाद नहीं है और इस वजह से ये सारा डिले हो रहा है। इसका तस्वर नहीं है दूसरे मुल्कों के अंदर। और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज साहब कह देते हैं जी फलाना दिन आपने काम करना, होता ये नहीं होता। जब आप डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं तो आम बंदे के लिए ये सहूलत क्यों मैसर नहीं है? इतना ताखीर वाला जो इंसाफ है ना, वो लोगों को कभी बारे के अंदर नहीं आता। लोग उससे बिल्कुल जो है ना मायूस हो चुके हैं। और एक बात मुझे अब और कहने दीजिए, ये जो हमारी वकला की तहरीक थी ना, इसके नतीजे में कुछ मुतकब्बर किस्म के जजेस और कुछ बदतमीज वकला ने जो है जन्म लिया है। हमारी वकला की मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, उनकी वजह से मुझे वकला गर्दी के ताने सुनने पड़ते हैं। और उसके बाद जजेस का स्टैंडर्ड भी अब आर्टिकल 175A के बाद मानिए वो भी उसे डिटेरियोरेशन हो रही है और उन्होंने भी सारा चीज़ अपने हाथों में ले ली है। तो आफ्टर ऑल जजेस भी वकला में से निकलते हैं। हमें आपस में एक डायलॉग करना है और हमें देखना कि ओवरऑल सिचुएशन बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कुछ तरमीम पार्लियामेंट को भी करनी है, पार्लियामेंट वाले भी वो तरमीम नहीं करते। हमने बड़े बड़े केसेस में देखा है, सियासी केसों में कई महीने हेयरिंग होती है। आम बंदे को आप 5 मिनट की पैशनेट हेयरिंग देने के लिए तैयार नहीं है, उसका भी तो आपने केस सुनना ना। देखिए ये जो तासुब है कि चेहरे देख के इंसाफ हो, उससे लोग डिस्करेज होते हैं। आप ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि वो क्या कह रहा है। जी
और इस तरह से नौजवान आदमी जो है वो भी डिस्करेज होता है। मुफस्सल से आए हुए जजेस वकला को कह देते हैं जी आप फलां शहर से तशरीफ़ ला रहे हैं, भाई उसका वहाँ पे पैदा हो जाना कोई जुर्म है, आप उसका केस सुनिए। अगर आप केस नहीं सुनेंगे, इस तरह का तासुब नज़र आएगा तो वो फिर लोग डिप्रेस होते हैं। और उस वजह से लोगों के दिलों के अंदर ये बात आ गई है कि धौंसधांधली वाला कामयाब होता है और डिस्करेज हो रहे हैं लोग। बड़ी तेज़ी से लॉ की तरफ आ रहे थे। ये जो रिफ रैफ लॉ कॉलेजेस बने, हमने ये जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी का जो है मेंबर रहा हूं, आज भी इंप्लीमेंट हो रही है तो मैं अमाइकस क्यों रहा हूं। 122 रिफ रैफ कॉलेजेस हमने बंद किए थे, ये सारे के सारे इन्होंने खोल दिए हैं। अब आप देखें कि जब वकला का अपना मुफाद ही जो है एजुकेशन बड़ी पेइंग है, यहाँ पे 3 साल का मसलन एक लॉ हो रहा है, वो प्रैक्टिसिंग डिग्री इंग्लैंड में नहीं है, आपने उसको यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, आप उसमें चेंजेस ले, वो यहाँ के प्रोसीजर पढ़ते ही नहीं है, आप उनको स्टेट वे लाइसेंस दे रहे हैं बगैर किसी एंट्रेंस के। देखें लॉ पढ़ना शायद फंडामेंटल राइट आपका है, लेकिन एंट्रेंस टू द प्रोफेशन इज नॉट। आप वलायत के अंदर व्हेन यू आर कॉल्ड टू द बार या अमेरिका में व्हेन यू आर कॉल्ड टू द बार, आपको एक स्किल्स की ट्रेनिंग है, वो जब आप करेंगे फिर आपको जो है वो अच्छी वकालत कर पाएंगे। हमने ये वाला काम बिल्कुल नहीं किया। हम जो जिस तरफ जा रहे हैं कोई अच्छी मिसाल नहीं बन रहे। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि इस बार के जो ओहदेदारान बड़े से बड़े रहे, जस्टिस समदानी साहब जैसे लोग, इलेक्शन डे पे सुबह अनाउंस होता था कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, वो इलेक्ट हो जाते थे, तो इतना पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं था। और अब ये जो बड़े वकील हैं उनका भी एक कसूर है, वो लॉ स्कूल में पढ़ाने कब जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं जाते। जो प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं उन्हीं को लोग यहाँ लाते थे। पॉइंट पे आऊंगा मैं। एक तरफ जो है वो दिलनवाज चीमा साहब, आपसे मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जजेस की ओवरऑल बात हो रही है, देखिए जजेस साहिबान, जैसे मियाँ साहब ने कहा कि हर जगह प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो भी हमें एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जिस तरह से कोई इतने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, वो जो खास तौर पे लोअर जुडिशरी है उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। कुछ मामला बेहतर हुए हैं लेकिन उनको अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को साथ मूव करवाना पड़ता है, तो वो कुर्बानी दे रहे हैं। इसी तरह से जैसे हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हर बंदा नियतन तो ये कम अज़ कम चाह रहा है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं आके मुंजमद हो चुका है। इसमें मैं दोबारा करण साहब की तरफ आऊँगा। मैं दिलनवाज चीमा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि झूठा मुकदमा मैं जितने मर्जी कर दूं, आपका निज़ाम इतना आसान है, कोई पनिशमेंट नहीं। मैं 20 साल मुकदमा चलाऊं झूठा और उसके बाद खारिज कर दिया जाए ये कह के नहीं बनता था, तो मुझे क्या डेटरेंस है, मुझे क्या खौफ है, मैं तो करता जाऊंगा। इस पे व्हाट्सएप में थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। इस पे जब मुझे मौका मिला, जब मैं इन्वॉल्व था इन मैटर्स में, तो मैंने एक ना लेजिस्लेशन जो है ड्राफ्ट की थी और मैंने शेयर भी की थी, और वो किसी लेवल पे गवर्नमेंट में शेयर होती रही, लेकिन उस पर क्या अमल होना था। मेरा हमेशा एम्फोसिस रहा है कॉस्ट के ऊपर, या मेरी नाकस राय में जो मैंने सोल्यूशन हमेशा समझा इसका कॉस्ट है। और अब बाहर के निज़ाम में भी देखेंगे तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनली भी यही निज़ाम है, यही होता है, मुकदमा कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट है सर, हर चीज काफी हैवी कॉस्ट होती है ना। दूसरा उनके तो हर मुकदमे का आखिर में कॉस्ट होती है, अगर आप हार जाएं तो आपको कॉस्ट पड़ती ही पड़ती है। किसी मुकदमे हमारे तो हर ऑर्डर में नो ऑर्डर हैज टू कॉस्ट, बट दैट्स ओके। मैं एक और बात कर रहा हूँ, देखिए वेक्सेशियस क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स पे हैवी कॉस्ट पेनल्टी पड़ना तो है ही है, लेकिन एडजर्नमेंट के ऊपर जो है तारीख के ऊपर कॉस्ट क्यों ना हो। बाहर तो ये होता है, आप जब तक पीनलाइज नहीं करेंगे, एक बंदा इंसाफ के निज़ाम को डिरेल कर रहा है, आपका सिस्टम उसको कुछ कहता ही नहीं, वो कहता है आप जो करना करते रहें। ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड दोनों में प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो डिस्क्रेशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। आप इसको मैंडेटरी करें। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। करण सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि अब ओवरऑल जो है वो, जिस तरह आपने रिफॉर्म्स की बात की, बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा, किस तरफ जो है वो मामला जा रहा है? लॉयर्स भी चाह रहे हैं, जजेस के अंदर भी ऑफ कोर्स आप, हम डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं एज ए लॉयर, तो वो भी ये चाहते तो हैं और आम शहरी भी ये चाहता है, लेकिन क्यों नहीं ये रिफॉर्म की तरफ मामला आ रहा? देखिए जी, इट मेक्स टू क्लैप, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। हम अपनी जगह पे सारे कोड रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके अंदर जुडिशरी का भी रोल है, इसमें बार का भी रोल है, और इसमें लेजिस्लेशन का भी एक रोल है। हम इकट्ठे नहीं चलते। देखिए, एक बात हम कहते हैं जी, 18वीं तरमीम के बाद जजेस की जो बैलेंस थी हमने 19वीं तरमीम से डिस्टर्ब कर दिया। वो ज़रूर कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन पार्लियामेंट ने पास किया ना, उन्होंने इख्तियार ऐसा किया। अगर आपने आर्मी चीफ के 3 साल जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, तो अगर जज साहबान ने पहली गलती की
कि उन्होंने कहा जी कि उड़ाने की बजाय उन्होंने कहा जी आप 6 महीने में रेगुलराइज करा दें, तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने भी हाथ खड़े करके सारा कुछ वैसे ही कर दिया ना। तो पार्लियामेंट भी अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर रही, बेशुमार चीज़ें पार्लियामेंट में होती है। वो कहते हैं जी ये तो एक दूसरे से लड़ाई है, अपन दो में उठ बैठे तो मनाऊ कौन वे। जो आज की अपोजिशन है वो कल की हुकूमत होती है, और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन भी हो सकती है। हमें लॉन्ग टर्म पे ऐसी कंसिस्टेंट पॉलिसीज और कानून को बेहतर करने की जरूरत है। आई कुडंट एग्री मोर के कोर्ट्स शुड फॉलो द इवेंट। लेकिन एक बात और भी है, जजेस जो है उनको हाई कोर्ट रूल्स में लिखा, आज का नहीं लिखा हुआ, ये 1 सदी से ज्यादा हो गई लिखा हुआ है कि जज साहब की ये जिम्मेदारी है वो एक जो दावा दायर हुआ है या रिट दायर हुई है उसको खुद मुलायजा करें। हर चीज के अंदर नोटिस थोड़ी देना। मैं अगर मीनारे पाकिस्तान क्लेम कर लूं ना, उसमें भी नोटिस जारी हो जाता है और फिर चल है। अब जज की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि उसको देखे, एग्जामिन करे कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। मैं एक सवाल यहाँ पे जो आम शहरी के जहन में आता है वो ये है कि आप खुद ही आपस में बातें किए जाते हैं, लॉयर्स, जजेस और जो है बार काउंसिल्स। जो आम एक बंदा है, कोई एक दानिशमंद है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एनजीओ में काम करता है, कोई इस तरह के लोग हैं, आप उनको अपनी डिबेट्स में शामिल ही नहीं करते, उनसे कोई इस्तिफादा हम लेने के लिए शायद इनकार कर रहे हैं। देखिए सफ़रर तो वो हैं, पे मास्टर भी वो हैं, आपने खुद कहा है, तो उनसे तो पूछा जाए कि भाई आपके साथ क्या बीत रही है, आपके पास कोई तजावीज़ हैं। तो आप समझते हैं कि ऐसी कुछ मिसालें हमें मिलती है। रज़ा रुबानी कमेटी एक बनी थी 18वीं और 19वीं तरमीम के दरमियान, उसकी भी शायद मेरा ख्याल है जो सजेशन थी उसको रद्द कर दिया गया। तो इस तरह की मिसालें इंटरनेशनली तो वो आम जो है शख्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब उनके आपको पता है जूरीज भी हैं, वो बिठाते हैं, उनके ऊपर ही डिसीजंस आते हैं। तो इधर इस तरह के मामला क्यों नहीं है? आपने बड़ी एक अच्छी बात की निशानदेही की है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का ज़ाहिर है वो सुपरा लॉ है जो गवर्न करता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेशन जब होती है तो बेशक प्राइवेट बिल आए या गवर्नमेंट की तरफ से बिल आए तो उसको एक कमेटी के सुपुर्द किया जाता है जिसमें वो डिबेट होती है। पार्लियामेंट्री कमेटीज है, वो कमेटीज सेनेट में भी होती है, नेशनल असेंबली में भी होती है, इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में भी अगर प्रोविंशियल लॉ है, उस कमेटी का काम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर उसकी तशहीर करे लॉ की और उसके ऊपर उसका क्रिटिसिज्म जो है वो भी ले और उनकी तजावीज़ भी ले। अगर इस तरह की लेजिस्लेशन की जाए तो वो बेहतर लेजिस्लेशन होगी। लेकिन यहाँ तो हाथ खड़ा करके भैया कि जुम्बिश कलम 1 मिनट के अंदर जो है लॉ, बल्कि ऑर्डिनेंसेस से बहुत सारे लॉ पास कर दिए जाते हैं जिनके ऊपर डिबेट होती नहीं। तो वो दोज आर बैड लॉज। बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स से राय लेनी चाहिए और तभी बेहतर जो है वो लेजिस्लेशन हो पाएगी। तमाम होल्डर्स से राय लेनी चाहिए। मियां जफर कलानी साहब का ये व्यू है। नाज़रीन अब मैं बढ़ता हूँ दिलनवाज चीमा साहब की तरफ। दिलनवाज चीमा साहब ज़रा बताइएगा कि आपसे तो आज तक कोई थानेदार नहीं संभाला गया, उसकी इतनी पावर्स हैं, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि इवन हम लॉयर्स भी और जजेस भी कोर्ट के अंदर बेचारे कुड़ जाते हैं। वो जो लिख के ले आया है उसके पास इतनी पावर है, उसको क्यों नहीं कर्टेल किया जाता? लॉ भी मौजूद है, कहाँ पे फुकदान कहाँ पे है, क्या करे? आम शहरी कहते हैं जी मैं थानेदार को मैंने कंट्रोल में करना है, मुझे लॉयर्स की, इवन आपको पता है कई दफ़ा जो ये भी होता है वो कहते हैं जी मेरी थानेदार से बात होगी, मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं है। क्या इसने देखिए प्रॉब्लम्स बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा हैं और जितना हम एनालिसिस करते हैं इट्स सो मेनी इश्यूज हैं, ट्रायल के इश्यूज हैं, इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल साइड में तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पुलिस के सारी चीज़ों को एकदम बेवक्त वक्त ठीक। प्रॉपर्टी के मामला आपको पता है थानों में हल होना शुरू हो गया, जजमेंट है कि प्रॉपर्टी के मामला जो है वो एसएचओ जो है वो नहीं करवा सकता। ये तो एक लतीफ़ा है कि हमारी अदालतों ने कभी किसी को ज़मीन किसी की दी नहीं है, अपनी ज़मीन भी किसी को वापस मिली नहीं है, वो सेटलमेंट ही होती है। ये एक लतीफ़ा है, बहरहाल उसको छोड़ दें। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ बट साहब, बात ये है कि आपने बेवक्त वक्त सारे जो है ना, ये वो एक बला है जो ग्रीक उसकी होती थी माइथोलॉजी में जिसके सारे 100 हेड्स होते थे। अब 100 हेड्स को काटने में लग जाएंगे, बहुत लंबा काम है। यू हैव टू फाइंड अ वन शॉट सोल्यूशन, एक चीज़ जिसका असर बहुत वसी हो। मेरी राय में वो एक सोल्यूशन ये है कि आप मुकदमे को किसी तरीके से छोटा करें। उसमें मेरी तजवीज़ यही है कॉस्ट ऑन एडजर्नमेंट डालें, उसको मैंडेटोरियली कॉस्ट इम्पोज करें ताकि तारीख जो है कम पड़े और हर तारीख पर बढ़ाते चले जाएं। गलत होंगे फैसले, नहीं ठीक होंगे, ये नक्स अपनी जगह रहेंगे, लेकिन मुकदमा सिमटने तो लगेगा। अगर ये आप हासिल कर लें इन सारे बाकी प्रॉब्लम्स के बाद भी तो आपका बहुत निज़ाम बेहतर हो जाएगा। फिर उसकी अपील है, फिर आगे आगे चलेगा मामला। लेकिन जितना फैल जाता है हमारा मुकदमा, इसके गवाह नहीं आते, वो नहीं होती, ट्रायल नहीं होती, एविडेंस नहीं होती, आपको पता है इस वजह से होता क्या है। मैं थोड़ी सी आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें, ये हमारे वकला के, हमारे भाइयों को समझने की बात है, अपने मुफाद की बात है, इनके लॉन्ग टर्म देखें क्या इनके इंटरेस्ट है।
क्यों कोई लिटिगेंट इतनी फीस जमा कराने के लिए तैयार नहीं होता हमारे मुल्क में? बाहर इतनी फीसें क्यों होती हैं वकीलों की? क्योंकि हमारे जुडिशल निज़ाम में किसी को कोई तवक्को ही नहीं है कि यहाँ से मुझे कुछ मिला। सीधी सी बात है, यहाँ पे तो आप सिर्फ वकील को पैसा देते हो कार्रवाई पूरी करने के लिए, बाकी आपने 100 जगह पैसे और भी इन्वेस्ट करने हैं अपना ज़मीन वापस लेने के लिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है। अगर आपका निज़ाम 1.5 साल 2 साल के अंदर फैसला देता हो, गलत या सही वो बात की बात है, फैसला ही देता हो और सबको पता हो, तो जितनी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो सारे पैसे वकील को दिया करें। और जब वकील के पास पैसे आएंगे तो वकील को तकसीम करने का भी अपने जूनियर, जैसा कल साहब तो बिल्कुल सही कहा है, बड़ा प्रॉब्लम है, नीचे तकसीम नहीं होते क्योंकि ऊपर ही इतनी शॉर्टेज है। अब ये निज़ाम, और एक वकील के पास जो उसकी लिस्ट है वो सिमट जाएगी, वो कुछ हद तक ही केस करेगा ना, जब ट्रायल भी होना है, केस भी चलना है, तो ये जो वर्कलोड है टूट के यंग लॉयर्स की तरफ जाएगा। मतलब इतना ज्यादा बेनिफिट है लॉयर्स को भी और लिटिगेंट को भी, और हमें करना क्या है, सिर्फ मुकदमे की ताखीर खत्म करनी है, जैसे भी उसका तरीका हो। मियां साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा कि यंग लॉयर के लिए आप क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? वो क्या अफसरदा हो जाए, वो सरेंडर कर दे, वो जो कर रहा है वही करता रहे, किस तरह वो देखिए, आप उसको करना क्या है? देखें जी, हमने अभी तो सारी बातें एज ए पेसिमिस्ट कर ली, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करने लगा। जी। देखिए, ये सिस्टम इज़ ऑन इट्स वे आउट। इधर अब हाफ कुक्ड और हाफ बेक्ड, ना जज चलेंगे ना वकील चलेंगे, तो मेहनत करने वाले का वक्त जो है वो आने वाला है कि दुनिया ग्लोबल विलेज है। आफ्टर ऑल आप ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे किसी मुकदमे का फैसला ना हो तो डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट भी है। सिस्टम हैज़ टू डिलीवर, और ये सिस्टम डिलीवर करेगा और एट पार विद वर्ड आएगा। एक है इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, एक है एडवर्सोरियल। एडवर्सोरियल में जज सुमुन बुकमुन उमियुन फाहुमला यर्जुन पीछे बैठ के देख रहा है कि 2 वकील किए हुए हैं और सच खुद ही उभर के सामने आएगा। जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा ख़राब आदमी है, उतना बड़ा वकील कर लेता है और दूसरे ने बेचारे ने माड़ा वकील किया हुआ है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज जो है, जो आधी दुनिया में चल रहा है, जज मौके पे जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज से उसको सुपरवाइज करता है, फिर वो प्रोसिक्यूशन को देखता है और फिर वो खुद भी देखता है चीज़ों को। तो दिस इज़ हाई टाइम कोई इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम अब लाएं, क्योंकि अगर हम इसी तरह से देखते रहेंगे। और एक आखिरी बात के साथ ये मैं यंग वकला को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, इंसानों के हकूक़ हैं, इवन जानवरों के हकूक़ हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भारी भरकम आदमी जो है, एक कमज़ोर सी ऊँटनी पे बैठा था, उन्होंने कहा कमबख्त तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक शख्स ने कीड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कहा तुमने जुल्म किया, क्योंकि जलाने का काम सिर्फ अल्लाह के पास है। हकूक़ इंसानों के भी हैं और हकूक़ जानवरों के भी हैं, लेकिन दरिंदों के हकूक़ नहीं होते। ऐसा शख्स जिसने नूर मुकदम केस किया है, ऐसा शख्स जिसने मोटरवे का वाक़या किया है, ऐसा शख्स जो मरी हुई मुर्गी लोगों को खिलाता है, ऐसा शख्स जो जली दूध बेचता है, ऐसा शख्स जो डाका मारता है और बच्चों को भी ख़राब करता है, वो दरिंदा है, उसका सर उड़ा दीजिए। उसके लिए अगर यही वाला निज़ाम रखेंगे, जज़ा भी और सज़ा भी है। मेरा सिस्टम सबको इक्विटल दे रहा है, 100% इक्विटल है। जब तक आप लोगों को सज़ा नहीं देंगे, लोग फिर कानून को अपने हाथों में लेंगे। इस वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय सख्त सजाओं के साथ भी मामला सही होगा। जी, दिलमा चीमा साहब आप क्या समझते हैं? फाइनल सेंटेंस आप, क्योंकि कंपैरेटिवली यंग है मियां साहब से, आप क्या देख रहे हैं? जी, हम तो देख रहे हैं बट साहब बहुत पेसिमिज्म है, बहुत डिजेक्टेड है। और मेरे से जो अगले यंग लॉयर्स जॉब एसोसिएट्स आते हैं, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स आते हैं, बहुत सारे तो रहते ही नहीं प्रोफेशन में। अच्छी यूनिवर्सिटी में तो पूछता हूँ, यार अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो, आप इस प्रोफेशन में लास्ट कर पाओगे? सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट का माहौल देखो, सारा देखो, वो अक्सर नहीं रहते बेचारे। उसकी कई फैक्टर्स हैं, का प्रॉब्लम है, हालात हैं, डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे। आपके जो सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग फिर वोट डालने पे तो नहीं आते। ये भी तो एक मसला है ना। हम बिल्कुल, बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं जो साइड है, तो आप इनवाइट करें ना उनको, हम कोशिश करते हैं जी, बस वो समझते हैं हमारा इसमें रोल नहीं है। बदकिस्मती है, अपना रोल बनाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि यंगर लॉयर्स को जो आपने पूछा, देखिए मैं तो भट्ट साहब, जो कलनौरी साहब ने बात की है, यू हैव टू रिमेन एवर द ऑप्टिमिस्ट, चाहे जो हालात हैं, जो, वरना तो बात ही खत्म है। आपको इसी में, मुझे जितने लोगों से मैं बात करता हूँ इस तरह की, वो सब कहते हैं छोड़ें जी, आप किस दौर की बातें कर रहे हैं, बात निकल गई तो निकल गई भाई, हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे आखिरी दम तक। हमने अगर इसी मुल्क में रहना है तो इस मुल्क का कुछ बनाना भी तो है। एंड आई एग्री, कलनौरी साहब ने जो पहले बात की, हमारा रोल पिवटल है लॉयर्स का सोसाइटी में। ये छोड़ दें दूसरे लोगों के, दूसरे लोग मुल्क ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, वी हैव द बेस्ट पोजीशन। हम मुल्क को क्यों नहीं ठीक कर सकते? बनाया भी तो मुल्क को वकीलों ने है, सिस्टम को हम समझते हैं, वी हैव अ रोल टू प्ले। हम अपने रोल पे आने की बजाय
हम कर क्या रहे हैं, हवाई फायरिंग और इलेक्शनों में और ये वो, मतलब विजन ही नहीं है। और विजन भी ज़ाहिर है सीनियर्स ने देना होता है, इंस्पायर करना होता है। तो ये इफ़ वी कम टू द राइट प्लेस एंड प्ले आवर रोल, हम मुल्क को बहुत डिलीवर करके दे सकते हैं। भाई साहब सॉरी फॉर जी, जी, प्लीज़। नौजवानों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए नए डिसिप्लिन आ रहे हैं। जब मैं लॉ स्कूल में गया था, धात का ज़माना था, उस वक्त मेरे फलक को नहीं पता था कि ADR आ चुकी है, एनवायरमेंटल लॉ आ चुका है, ऑयल एंड गैस का ज़माना आएगा और पावर सेक्टर के अंदर जो है वो वकालत हो रही होगी। ये सारी की सारी नई दिशाएं हैं जिसके अंदर जो है एक होल वर्ल्ड इज़ ओपन। वाइट कॉलर क्राइम आ गया, कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक का ज़माना है। तो ये जो बच्चे हैं बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, बार को भी ये करना चाहिए कि लोगों को ये चीज़ें सिखाएं। अब दुनिया इधर को जा रही है, अब वो पुराने इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस भी नहीं चलेंगे, पुराना ट्रायल का मैकेनिज्म भी नहीं चलेगा और पुराने वकील जो हैं वो भी नहीं चलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया यंग लॉयर्स आ रहे हैं। मैं क्योंकि कानून का एक उस्ताद भी हूँ, मुझे 27 बरस पढ़ाते हुए हो गए। ना सिर्फ लॉ वालों को पढ़ाता हूँ, मैंने जजेस को जुडिशल एकेडमी में पढ़ाया है और मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम वालों को, इवन फौजी इदारों में बड़ी यूथ के अंदर जान है। 59% इस मुल्क के अंदर यूथ है। यहाँ पे सिर्फ मेरिट लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर उनको मेरिट के ऊपर काम मिले, लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। हमें मेरिट लाना है। अगर मुझसे मेरी नस्ल या मुझसे पहली नस्ल ठीक नहीं कर सकी, मेरी यूथ ज़रूर ठीक करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ इंतहाई बढ़िया है और अब वो खड़े हो गए हैं, वो सवाल पूछते हैं और उनका ये सवाल पूछना ही जो है ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान का ब्रिलियंट मुस्तकबिल है। आई बिन टू 124 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। मैं दुनिया में आता जाता रहता हूँ। मैंने पाकिस्तान से बढ़िया मुल्क दुनिया में कहीं नहीं देखा, लेकिन इससे बुरा निज़ाम भी कहीं नहीं देखा। हमने मेरिट लाना और मेरिट इंशाल्लाह आएगा। और ये सारी की सारी जो तहरीक है तब्दीली की, इसको मेरे वकला लीड करेंगे। और मैं यंगस्टर्स को ये भी कहता हूँ, यंग लॉयर्स को, कि प्लीज़ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। वो बहुत ज़रूरी है इस टीयर ऑफ गवर्नमेंट में। और जब से पार्लियामेंट के अंदर लॉयर्स की तादाद कम हुई है, पार्लियामेंट का लेवल भी डाउन चला गया है, तो हमें पॉलिटिक्स में भी लोगों के लिए रास्ता निकालना है। और ये जो सियासी जमातें लोग ज्वाइन करते हैं उनका हक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप आगे जाकर लुटी डाल रहे होते हैं। मैंने तो सियासतदानों को भी गाइड करना है, चाहे जाए कि मैं उनके आगे भंगड़ा डाल रहा होता हूं। ये हम अपने आप को डिवैल्यू करवा रहे हैं। आप मिसाल बने, आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे हीरो हैं, उनको सामने रख के मिसाल बने, जो इंतहाई लायक थे, इंतहाई ईमानदार थे, इस कौम को सारा का सारा अपना कुछ दे के गए हैं। और हमने उस तरह के वकला पैदा करने और इंशाल्लाह वो वक्त आने को है। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र कल्ला नूरी साहब, दिलनवाज चीमा साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, इन सारी गुफ्तगू की मकसदियत जो है वो कि एक तबके को जो है वो गलत कहना या वकला को ठीक कहना या जुडिशरी को, वो मकसद नहीं था। इस बहस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि माशरे के अंदर इस्लाह कैसे आ सकती है। अदालत मेरा घर है, मैं बतौर वकील अदालत के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर पेश होता हूँ। अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है या सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी है तो अपने घर की सफाई सबसे पहले मैं खुद करूंगा, क्योंकि अगर घर मेरा साफ़ होगा तो उसकी एप्रिसिएशन भी मुझे मिलेगी। मेहनत करने वालों का वक्त आने वाला है। यंग लॉयर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक प्रोस्पेक्टिव है। उनको आगे बढ़कर जो है वो ना सिर्फ अदालतों में बल्कि पार्लियामान के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए। और जो डिले है उसको ख़त्म करने के लिए कोर्स वगैरह या दूसरे इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, कुछ भी हो, इस चीज़ को मानकर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी नुक्ते की ज़रूरत पड़ जाए। नाज़रीन, इसी जज्बे के साथ अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।